दोस्तों, एक कलेक्टर जिसका नाम हिमांशु होता है, एक दिन अचानक से कलेक्टर हिमांशु अपनी गाड़ी को एक चाय की दुकान पर रुकवाते हैं और फिर उतर करके लंबे पांव बढ़ाते हुए उस चाय दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं। तो वहां पर एक लड़का चाय बना रहा होता है। उस लड़के से कहते हैं, गिरधारी लाल कहाँ है? तो वो लड़का कहता है, कौन सा गिरधारी लाल? हम तो किसी गिरधारी लाल को नहीं जानते। तो कलेक्टर हिमांशु बताते हैं कि तुमसे पहले जो यहाँ पर चाय बनाया करते थे, उन्हीं का चाय दुकान यहाँ पर था आज से 3-4 साल पहले। उन्हीं का नाम गिरधारी लाल था। वो व्यक्ति अभी कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? तो फिर उस पर वो चाय वाला लड़का कहता है कि साहब, वो तो लगभग 4 साल पहले यहाँ का ये चाय दुकान बेच करके चला गया। तो फिर कलेक्टर साहब पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो यहाँ पर बेच करके और यहाँ से कहीं और चले गए? आखिर कहाँ पे गए हैं? तो वो चाय वाला लड़का कहता है कि साहब, उनको कुछ बीमारियों ने घेर लिया था। वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। उनका शरीर बिल्कुल सूख करके काँटा हो चुका था और फिर अंत में ये दुकान मुझे बेच करके और फिर वो अपने गाँव चले गए। अब ये बात सुनने के बाद कलेक्टर हिमांशु जो होते हैं, वो बहुत ही उदास हो जाते हैं और मन ही मन में ये सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ कुछ घटना घट गया, कुछ अनहोनी हो गया। उनके दिलो-दिमाग में ये चलने लगता है कि कहीं मैं आने में ज़्यादा देर तो नहीं कर गया। अब मेरी मुलाकात उनसे होगी भी या नहीं? और कई तरह का उनके मन में सवाल चलने लगता है। ये सारी बातें सोचते हुए वहीं पर एक चेयर लगा होता है, उसी चेयर पर कलेक्टर साहब बैठ जाते हैं और फिर कलेक्टर साहब चेयर पर बैठ करके उन ख्वाबों में खो जाते हैं जो कि गिरधारी लाल के पास में रह करके उन्होंने समय बिताया था। तभी वो चाय वाला लड़का पूछता है कि साहब, चाय बना दें क्या? तो इस पर कलेक्टर साहब कहते हैं, हाँ, 3 चाय बना दो। और फिर उसके बाद कलेक्टर साहब उन पुरानी यादों को याद करने लगते हैं कि वो भी क्या एक दिन था जो कि मैं इसी चाय दुकान पर भूखे प्यासे नंगे पाँव आया था और क्या हालत थी मेरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज की ये कहानी है बिहार के एक जिले की। दोस्तों, कलेक्टर हिमांशु चेयर पर बैठे बैठे सोचने लगते हैं, उन बातों को याद करने लगते हैं, कैसे वो अपने गांव से भाग करके उसके बाद इस चाय के दुकान तक वो पहुंचा था। बहुत ही भूखे प्यासे और पैरों में चप्पल तक भी नहीं था। और जब वो इस चाय की दुकान पर पहुंचे थे तो गिरधारी लाल चाय बना रहे थे और उसके बाद जैसे ही वो चाय दुकान के पास में पहुंचते हैं तो गिरधारी लाल चाय बनाते हुए उन्हें देखते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम भूखे हो क्या? तो इस पर कलेक्टर हिमांशु बड़े ही मायूसी के साथ कहते हैं कि अंकल, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ। मैं गाँव से आया हूँ यहाँ पर। तो गिरधारी लाल कहता है कि कोई बात नहीं है बेटा, तुम लोग ये चाय पी लो और कुछ बिस्कुट है, इसे खा लो। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी भूखे हो, मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। और फिर जब कलेक्टर हिमांशु खाने लगते हैं चाय और बिस्कुट को, तभी गिरधारी लाल पूछते हैं कि बेटा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम गाँव से भाग कर के आए हो? तो फिर उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि हाँ अंकल, मैं गाँव से भाग कर के ही आया हूँ। तो इस पर गिरधारी लाल कहते हैं कि बेटा, गाँव से तुमको इस तरह से भाग करके अपने घर को छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। माँ-बाप का किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए था। माँ-बाप हमेशा बच्चे के लिए अच्छे सोचते हैं। तो फिर इस पर कलेक्टर हिमांशु कहते हैं कि अंकल, मेरे माँ-बाप कोई नहीं हैं, वो कब का इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए हैं। मैं अपने मामा-मामी के पास में रहा करता था और मामा-मामी मुझ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया करते थे और वो घर का सारा काम मुझसे ही करवाया करते थे। अंकल, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मामा-मामी मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, मुझसे मज़दूरी करवाते हैं। और इतना कहने के बाद कलेक्टर हिमांशु रोने लगते हैं। तभी गिरधारी लाल उसे चुप कराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी अपने तो अपने होते हैं, तुमको उन्हीं के पास में चला जाना चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है, अभी तुम्हारी उम्र तो 16-17 वर्ष ही लग रहा है। अगर तुम इधर-उधर कहीं भी रहोगे तो तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत भी कर सकता है। इसलिए बेटा, तुम्हें अपने मामा-मामी के पास में ही चले जाना चाहिए। इस पर कलेक्टर हिमांशु कहते हैं कि नहीं अंकल, मैं तो किसी भी कीमत पर अपने मामा-मामी के पास वापस अब नहीं जा सकता हूँ। अगर आप हो सके तो एक रहने के लिए छत दे देते तो आपका बहुत बड़ा उपकार हो जाता मुझ पर। और इतना कहते ही उसके बाद कलेक्टर हिमांशु गिरधारी लाल के पैरों पर गिर जाते हैं और उसके बाद फिर गिरधारी लाल उसे उठाते हैं और फिर अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम अपने दिल को इतना छोटा मत करो, वैसे मैं भी यहाँ पर अकेले ही रहता हूँ। मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटी है जो कि वो लोग गाँव पर रहते हैं। मैं यहाँ एक छोटा-सा कमरा लेकर के अकेले ही रहता हूँ और अपनी चाय का दुकान चलाता हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम रह जाओ। और उस दिन से कलेक्टर हिमांशु उसी
के पास रहने लगता है। कलेक्टर हिमांशु बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही तेज रहता है। उसकी पूरी इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर के आईएएस ऑफिसर बनूं। और फिर गिरधारी लाल का सहयोग पा करके वो बड़े ही तन मन से अपनी पढ़ाई को चालू कर देता है। दिन के समय में गिरधारी लाल का भी कुछ मदद कर दिया करता था और फिर इधर उधर हल्का फल्का ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके अपने पढ़ाई का भी खर्च निकाल लिया करता था। और इतना सारा करने के बाद भी अगर कुछ घट जाता था तो गिरधारी लाल जो थे वो उस चीज को पूरा कर देते थे। हर संभव प्रयास करते थे कि इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अब दोस्तों इस तरह से 3 साल बीत जाता है और कलेक्टर हिमांशु का ग्रेजुएशन हो जाता है। अब ग्रेजुएशन कर लेने के बाद वो कहते हैं गिरधारी लाल से कि अंकल मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, वहाँ जा करके पढ़ाई करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो फिर इस पर गिरधारी लाल कहते हैं कि मैं भी तो यही सोच रहा था कि आगे की पढ़ाई के लिए तुम दिल्ली चले जाओ। दिल्ली में मेरा एक जान पहचान का आदमी है, तुम बेटा वहीं पर चले जाओ और उसके बाद वो तुम्हें कुछ पार्ट टाइम का जॉब भी दिलवा देंगे और फिर तुम आगे की पढ़ाई भी करते रहना। और फिर उसके बाद गिरधारी लाल हिमांशु को दिल्ली भेज देते हैं। अब दिल्ली जा करके हिमांशु काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत करने लगता है और पढ़ाई में अपनी पूरी ध्यान दे देता है। इतनी सारी बातों को वो अपने दिमाग में याद कर ही रहा होता है कि तभी वो लड़का चाय बना करके लाता है और उसके बाद कहता है कि साहब चाय। तभी कलेक्टर हिमांशु का ध्यान भंग हो जाता है और फिर जब कलेक्टर हिमांशु चाय पी लेते हैं तो उसके बाद अपने ड्राइवर से कहते हैं कि तुम इस सरकारी गाड़ी को लेकर के चले जाओ यहाँ से वापस, मैं यहाँ से प्राइवेट गाड़ी पकड़ करके गांव जाना चाहता हूँ जहाँ की गिरधारी लाल का गांव है। दोस्तों गिरधारी लाल का गांव कलेक्टर हिमांशु को पता था और फिर उसके बाद कलेक्टर हिमांशु एक प्राइवेट कार रिजर्व करते हैं और फिर वहाँ से गिरधारी लाल के गांव के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर वो कार में ही अपनी आंखें बंद करके सोचने लगता है कि कैसे मैं जिस समय दिल्ली जा रहा था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, उस समय गिरधारी लाल मुझे ट्रेन तक छोड़ने के लिए आए हुए थे और फिर जब तक वहाँ से ट्रेन रवाना नहीं हुई थी तब तक वो मुझे समझाते ही रहे कि बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना और किसी भी तरह से चिंता मत करना, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान देना। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कोई भी बात हो मुझसे ज़रूर बताना और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना और अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि अब तुम्हें दिल्ली से तभी आना है जब तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ। और फिर उनके आंखों में आंसू भी डबडबा जाते हैं और उसके बाद वहाँ से ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। तभी उसके बाद कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे बैग में टिफिन भी रख दिया है, समय पर जरूर खा लेना। गिरधारी लाल ने मुझे हमेशा अपने पिता की तरह प्यार किया, मेरी हर जरूरतों को समझा, लेकिन मैं ही एक ऐसा हूँ जो कि मैं आईएएस ऑफिसर बनने के ख्वाबों में इतना ज़्यादा खो गया था कि एक चिट्ठी तक भी उनको नहीं भेज पाया। ये सारी बातों को कार में ही बैठ करके वो सोचे जा रहे थे और काफ़ी मायूस मायूस से हो गए थे। एक बार गिरधारी लाल हिमांशु को बताए भी थे कि बेटा गांव में तुम्हारी एक माँ भी है और 2 छोटी बहनें भी हैं। एक का नाम है स्वाति और दूसरे का नाम है चांदनी। स्वाति 15 साल की है और चांदनी अभी 13 साल की है। बेटा तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती है, वो भी तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हारी बहन जो है वो भी तुम्हें राखी बांधना चाहती है, लेकिन तुम हो कि तुम तो गांव जाना ही नहीं चाहते हो। तो फिर हिमांशु कहता है कि अंकल मैं गांव जाऊंगा तभी जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। यही सब बातें उसके मन में, उसके दिमाग में चल रहा होता है। वो सोचे जा रहा था और कार में बैठ करके वो गांव की ओर बढ़ रहा था। और फिर उसके बाद गिरधारी लाल का गांव आ जाता है। वो गांव पहुंच करके गिरधारी लाल का पूरा पता पूछता है कि गिरधारी लाल का घर कौन सा है। तभी गांव वाले उनका नाम सुन करके उनका घर बता देते हैं। उसके बाद कलेक्टर हिमांशु उनके घर पर पहुंच जाते हैं। जब वो उनके घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 2 कमरे का मकान है और उसी के बगल में एक टीन का बना हुआ झोपड़ी जैसा था जिसमें कि वो अपने गाय और बछड़े को रखे थे और आंगन में एक चारपाई लगी हुई थी। और उसके बाद गिरधारी लाल की जो पत्नी थी वो गाय का दूध निकाल रही थी। उनकी जो बड़ी बेटी थी वो बर्तन साफ कर रही थी और उनकी जो छोटी बेटी थी वो वहीं चारपाई के पास बैठ करके सब्जी काट रही थी। अब हिमांशु चुपचाप अंदर चला जाता है और वहाँ पर जो चारपाई लगा रहता है उस पर जा करके बैठ जाता है। अब जैसे ही हिमांशु उस चारपाई पर बैठ जाते हैं जा करके, वैसे ही वो दोनों लड़की जो है खड़ी हो जाती है और उसके बाद उसे गौर से देखने लगती है। तो फिर उसके बाद हिमांशु पूछते हैं कि गिरधारी लाल कहाँ पर है। तो ये सुन करके उनकी जो बड़ी बेटी होती है स्वाति, वो कहती है कि पापा तो आज से लगभग 3 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब ये बात जैसे ही हिमांशु सुनते हैं उसकी आंखें पूरे आंसू से डबडबा जाता है, उसका दिल का धड़कन बढ़ जाता है, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो सोचने लगता है कि जिस चीज़ का मुझे डर था शायद वही हो चुका और वो सोचने लगता है
कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, जो कि मैं एक बार उनसे मिल भी नहीं सका। जिस आदमी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस करके बड़ा किया और फिर मुझे कलेक्टर बनाया। दोस्तों, हिमांशु अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था और फिर उसके बाद गिरधारी लाल की जो पत्नी होती है, वो गाय का दूध गार करके उसके बाद हिमांशु के पास आ जाती है। उसके बाद स्वाति जो है दौड़ करके घर के अंदर जाती है और वहाँ पर घर के अंदर में एक तस्वीर रखा होता है। उस तस्वीर को उठा करके वो बाहर लाती है। उस तस्वीर में गिरधारी लाल और हिमांशु दोनों ही थे। अब उसके बाद स्वाति और चांदनी कभी तस्वीर को देखती है तो कभी हिमांशु की ओर देखती है, कभी हिमांशु की ओर देखती है तो कभी तस्वीर की ओर देखती है। उसके बाद कहती है, माँ यही है हिमांशु भैया। अब जैसे ही दोनों बहनों के मुंह से भैया नाम का शब्द सुनता है हिमांशु, वैसे ही वो भी रो पड़ता है और उसके बाद अपने बाहों को फैलाते हुए कहता है, आओ बहन गले से लग जाओ। ये सब होने के बाद गिरधारी लाल की जो पत्नी होती है वो कहती है कि बेटा तुम तो आने में काफ़ी देर कर दिए। तभी वो हिमांशु उनके पैरों पर गिर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद तुरंत ही उसे उठा करके अपने गले से लगा लेती है और उसके बाद कहती है कि बेटा तुम आने में इतनी देर क्यों कर दी। तो फिर हिमांशु कहता है, हाँ माँ, कहीं ना कहीं बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मैं देर कर गया। तो फिर इस पर वो पूछती है कि अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम बड़े आदमी बन गए हो या नहीं। तो हिमांशु कहता है, हाँ माँ, मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। इस पर जो है वो कहती है कि कितना बड़ा बन गया है, क्या तुम थानेदार के बराबर में हो गए हो। तो इस पर हिमांशु कहते हैं, नहीं माँ, उनसे भी बड़ा हो गया हूँ। तो फिर माँ पूछती है कि बेटा तुम क्या बन गए हो, मुझे बताओ। तब हिमांशु कहता है कि माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। ये बात सुनते ही स्वाति और चांदनी खुशी से झूम उठते हैं और माँ के गले से जाकर के लिपट जाती है और कहती है, माँ भैया जो है जिले के सबसे बड़े अधिकारी बन गए हैं, भैया जिला कलेक्टर बन गए हैं। तो फिर उसके बाद वो माँ अपनी दोनों बेटियों को गले से हटाती है और उसके बाद उस दीवार के पास में चली जाती है जहाँ पर कि उसके जो गोतिया होते हैं, गिरधारी लाल के जो भाई होते हैं, वो जो दीवार को आधा आधी बांट दिए थे, उस दीवार के पास में जाती है और उसके बाद कहती है अपनी देवरानी से, सुनो तुम्हारा एक रिश्तेदार थानेदार है ना, तो मेरा भी बेटा आ चुका है, मेरा भी बेटा जिला कलेक्टर है। तुम सब ने मेरी ज़मीनें जो हड़प करके रखी है वो सारी ज़मीनें मेरी छोड़ देना, नहीं तो तुम समझ जाना मेरा बेटा अब आ चुका है। वैसे उनकी जो देवरानी थी वो तो पहले से ही दीवार के पास में कान लगा करके सारी बातों को सुन रही थी और वो पहले से ही जान चुकी थी कि उसका बेटा हिमांशु वापस आ गया है और वो भी कलेक्टर बन गया है। और वो ये बात भी जान रही होती है कि वही वो अनाथ बच्चा है जिसको कि गिरधारी लाल ने पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेज दिया था। वही आज कलेक्टर बन करके वापस गांव आ गया है। और उसके बाद वो माँ अपने बेटे हिमांशु के पास आती है और उसके बाद कहती है, जब तुम्हारे अंकल गुजर गए तो उसके बाद इन्होंने मुझे काफ़ी दुख दिया, मेरी सारी जगह ज़मीन सब कुछ अपना कब्जा में ले लिया और उसके बाद काफ़ी दुख देने लगा, तुम्हारी दोनों बहनों पर भी काफ़ी अत्याचार करने लगा और जब मन तब हम लोगों से मारपीट करने लगते थे और उसके बाद यही कहा करते थे कि एक न एक दिन तो ये सारी जगह ज़मीन सारी जायदाद तो हमारी ही होनी है, इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही है कि तुम मुझे पहले ही दे दो। तो फिर उसके बाद हिमांशु कहता है, माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा आ गया है ना, सब कुछ अच्छा कर देगा। माँ तुम्हारी जमीन कोई छीन ले ऐसी ताकत किसी में नहीं है। और उसके बाद हिमांशु के पास में कुछ पैसे होते हैं, वो निकाल करके माँ के चरणों में रख देता है और उसके बाद कहता है, माँ इसे तुम रख लो, मैं 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद 1-2 दिन के बाद फिर से वापस आ रहा हूँ। इन्होंने जितनी भी तुम्हारी ज़मीनें हड़प रखी है वो सारी जगह ज़मीनें इन्हें छोड़ना होगा। और फिर उसके बाद हिमांशु वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से वापस आता है और फिर आने के बाद हिमांशु सभी को बुलाते हैं जिन्होंने कि उनका ज़मीन हड़प रखा था और उसके बाद उन्हें समझाते हैं कि जितनी भी जगह ज़मीन तुम लोगों ने इनकी हड़प रखी है इन्हें इज्जत से वापस लौटा दो, नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हें अपनी जो जगह ज़मीन है वो भी संभालने के लिए दिक्कत हो जाए। अब कलेक्टर हिमांशु की बातें सुन करके सभी लोग डर जाते हैं और उसके बाद जो भी इनके ज़मीन को हथिया करके रखे थे, अपने कब्जा में रखे थे, वो सारी जगह ज़मीन ला करके कागजात सहित वापस कर देते हैं। और उसके बाद कुछ समय बीतता है, उसके बाद बड़े ही धूमधाम से दोनों बहनों की शादी करता है और उस शादी में बड़े-बड़े आदमी आते हैं, नेता मंत्री सभी लोग आते हैं, वीआईपी लोग काफ़ी सारे आते हैं और उसके बाद धूमधाम से शादी कराई जाती है।
दोनों बहनों की बहुत ही अच्छे तरीके से शादी हो जाती है। और फिर जब दोनों बहनों की शादी कर देता है, उसके बाद कलेक्टर हिमांशु माँ को लेकर के अपने साथ में चला जाता है जहाँ वो ड्यूटी करता था। काफ़ी खुशहाल परिवार चल रहा था और उसके बाद उसकी जो बहन थी वो भी बीच-बीच में कभी-कभी अपने भाई से, अपने माँ से मिलने के लिए आ जाया करती थी और हर रक्षाबंधन के त्योहार पर तो निश्चिंत आती थी। बहुत ही प्यार रहता है दोनों भाई-बहनों के बीच में और बहुत ही अच्छा तरीका से दिन गुजर रहा होता है। कलेक्टर हिमांशु भी अपनी दोनों बहनों से बहुत ही जान से ज़्यादा प्यार करते थे। एक बहन का जो पति था, उनका तो वो नौकरी भी लगवा देते हैं और एक बहन का जो पति होता है, उनका अच्छा खासा बिज़नेस खड़ा करवा देता है। और फिर इस तरह से समय गुजर रहा होता है, तभी एक दिन माँ कहती है हिमांशु से कि बेटा सब कुछ तो हो गया, मेरा हर कामना पूरा हो गया, लेकिन एक इच्छा मेरी बाकी रह गई है, वो भी अगर तुम मुझे पूरा कर दो। तो फिर कलेक्टर हिमांशु कहता है कि माँ ऐसी क्या कमी रह गई है? तो फिर वो माँ कहती है कि बेटा मुझे एक पोता चाहिए, इसलिए तुम एक शादी कर लो। तो इस पर कलेक्टर हिमांशु कहते हैं कि अच्छा ठीक है माँ, लेकिन ये तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। देखो तुम्हारी नज़र में अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो तुम बताओ, मैं उससे शादी कर लूँगा। तभी वहीं की रहने वाली एक एमबीबीएस लड़की डॉक्टर होती है और हिमांशु उसे मन ही मन बहुत पसंद किया करता था। ये बातें उनकी माँ को पता चल जाता है। इसीलिए वो माँ एक दिन एमबीबीएस डॉक्टर जो लड़की होती है, उनके घर पर चली जाती है और फिर वहाँ पर जा कर के वो उनके माता-पिता से बात करती है और फिर शादी को फाइनल कर देती है। और फिर उसके बाद शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लगभग 1.5 साल बीत चुका होता है और फिर उसके बाद हिमांशु को एक बेटे की प्राप्ति होती है और माँ को एक पोते की प्राप्ति हो जाती है। और फिर उसके बाद आगे की भी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कटने लगता है। माँ भी अपने पोते के साथ खिलाने में व्यस्त रहती है और बड़े ही खुशहाल जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।